गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं बी हाइव के लेसन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट की, जिसका टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर जो स्टोरी है, इससे रिलेटेड लगभग 2 वीडियोज अपन कंप्लीट कर चुके हैं और 2 वीडियो में अपन ने लगभग आधी से ज़्यादा जो स्टोरी है इसको स्टडी कर लिया है। तो आगे की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं उनकी स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जिससे आगे की स्टोरी और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। कहानी है एक होम्योपैथी के डॉक्टर की, कि एक होम्योपैथी का डॉक्टर जो कि अभी अभी तत्काल ही अपने डॉक्टरी के व्यवसाय को, डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ करता है। और जब तत्काल ही डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ करता है तो उसकी अर्निंग जो होती है, उसकी जो कमाई होती है वो बहुत ही कम होती है। डॉक्टर खुद बतलाता है कि उसकी जो पूंजी है वह पूंजी मात्र तुच्छ सी पूंजी है, कि उसके सूटकेस में कुल मिलाकर 60 रुपये नगद हैं, कुछ शर्ट्स हैं, कुछ धोतियां हैं और उस डॉक्टर के पास एकमात्र काले रंग का कोट है। तो ये उस डॉक्टर की पूंजी है। डॉक्टर अपनी कहानी को प्रारंभ करता है कि गर्मियों की एक गर्म रात, ये डॉक्टर महाशय रात्रि के लगभग 10 बजे किसी भोजनालय से भोजन करके वापस अपने कमरे पर लौटे। ऐसे कमरे पर जिसमें विद्युत नहीं है, अर्थात वह इलेक्ट्रीफाइड है, उसमें बिजली की फिटिंग नहीं है, ऐसे कमरे पर ये आते हैं। कमरे की हालत को ये बयां करते हैं कि कमरा जो है, उस कमरे में एक बीम है और उस बीम से नियमित रूप से चूहों का आवागमन होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार उस कमरे में आए तो एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली बार देख करके वो व्यक्ति ये कह सकता है कि ये डॉक्टर महाशय और चूहे इस कमरे को साझा करते हैं, अर्थात चूहे और डॉक्टर आपस में मिलजुल करके इस कमरे में रहते हैं। ये डॉक्टर महाशय का रहना और सहना है। तो वो बतलाते हैं कि जब ये भोजनालय से भोजन करके वापस कमरे पर लौटे तो जैसे ही ये कमरे का दरवाजा खोल रहे थे, इनको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज जो होती है वह इनके लिए एक परिचित सी आवाज होती है, अर्थात इस प्रकार की आवाज उन्होंने पहले भी सुन रखी थी, इसलिए उस आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दरवाजा खोलते हैं और कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थोड़े ही समय के बाद गर्मी होती है तो यह सोने के लिए अपना बिस्तर निकालते हैं और बिस्तर को दीवार से सटा लेते हैं। सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण इनको नींद नहीं आती है। तो ये डॉक्टर महाशय जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्यों ना बाहर खुला हुआ क्षेत्र जो है, जो वरांडा है, वहां जाकर थोड़ी बहुत हवा ले ली जाए। तो ये बाहर हवा खाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाहर जाकर पता लगता है कि पवन देव, वायुदेव जो हैं वो भी छुट्टी पर चले गए हैं, अर्थात उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। थोड़ी बहुत देर इधर उधर टहलने के बाद मन मार करके ये डॉक्टर वापस अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद नींद तो आती नहीं है, तो इनके कमरे में एक टेबल है, जिस टेबल के ऊपर एक दर्पण रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है और एक कंघा भी पड़ा हुआ है। उस टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स में से इनकी चिकित्सा की जो किताब है, जिसका नाम है मैटेरिका मेडिका, यह उसको बाहर निकाल लेते हैं। उस किताब को बाहर निकालने के बाद ये उसी टेबल के ऊपर उस किताब को रख करके खोलकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़े ही समय के बाद वही पहले वाली परिचित सी जो आवाज होती है वह आवाज दोबारा आती है। तो डॉक्टर महाशय जो होते हैं वो उस आवाज पर फिर दोबारा ध्यान नहीं देते हैं। दर्पण टेबल पर रखा हुआ है तो डॉक्टर की निगाहें दर्पण में पड़ जाती हैं, और ऑब्वियसली बात है कि जब दर्पण पास में होता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ल सूरत को, अपनी छवि को दर्पण में निहारने के लिए ललायत हो जाता है। तो ऐसा ही ये डॉक्टर महाशय के साथ होता है, यह भी दर्पण में अपनी छवि को निहारने लग जाते हैं। और जैसे जैसे ये अपनी छवि को निहारते हैं वैसे वैसे इनका दिमाग कुछ निर्णय लेने लग जाता है।
छवि को निहारते हुए ये डॉक्टर निर्णय लेता है कि मैं एक अविवाहित हूं और पेशे से डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर दिखना चाहिए और इसलिए मैं नियमित रूप से डेली शेव करूंगा, अर्थात दाढ़ी बनाऊंगा और अपनी शक्ल पर, अपने चेहरे पर पतली पतली मूछें उगाऊंगा। सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं और तब भी क्या होता है, ये दर्पण के थोड़ा नजदीक चले जाते हैं। अपनी छवि को, अपनी शक्ल सूरत को यह थोड़ा और नजदीकता से निहारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही यह दर्पण में नजदीकता से अपनी छवि को निहार रहे होते हैं, तभी एक और आश्चर्यजनक जो विचार होता है इनके दिमाग में आता है और वो ये सोचते हैं कि इस अवस्था में, मुस्कुराहट भरी अवस्था में मेरा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं हमेशा इस प्रकार की आकर्षक मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बनाए रखूंगा। थोड़ी ही देर के बाद फिर एक और विचार इनके मन में आता है और वो ये सोचते हैं कि मुझे विवाह करना चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि शादी तो कर लेनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी महिला चिकित्सक से शादी करनी चाहिए जिसका डॉक्टरी का पेशा, डॉक्टरी का व्यवसाय अच्छा खासा चलता हो और जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन हो। फिर वो बतलाते हैं कि वह महिला जो डॉक्टर हो, अच्छे खासे घर की हो, अच्छा खासा धन रखती हो, वह थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। उसके लिए ये एकदम उचित और न्यायोचित स्पष्ट कारण बतलाते हैं कि वह महिला, अर्थात मेरी जीवन संगिनी जो है, वह मोटी हो तो क्यों हो, क्योंकि कभी गलती से मैं कोई मूर्खतापूर्ण हरकत कर दूं, कोई नादानी या कोई गलती कर दूं और वह, अर्थात मेरी पत्नी, मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ने की कोशिश करे तो वह समर्थ ना हो पाए, इसलिए वह मोटी भी होनी चाहिए। इस प्रकार के विचारों के साथ ये दर्पण में अपने आप को निहार रहे होते हैं। तभी अचानक एक बार फिर वही पहले जैसी आवाज दोबारा सुनाई दे जाती है। इस बार डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मानो कोई रबड़ की ट्यूब धम से जमीन पर गिर गई हो। चिंता की कोई विषय नहीं थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने तो सोचा था कि कमरे में चूहों का नियमित रूप से आवागमन होता रहता है, तो शायद कोई चूहा ही नीचे गिर गया होगा। फिर भी डॉक्टर ये सोचता है कि संतुष्टि करने में क्या बुराई है, एक बार पलटकर देखने में अपना जाता क्या है। तो डॉक्टर जो है उस धमकी आवाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है और पलटकर देखने की कोशिश करता है कि क्या चीज है जो गिरी है। तो जैसे ही डॉक्टर देखने के लिए मुड़ता है, एक सांप डॉक्टर की कुर्सी के पीछे से रेंगता हुआ डॉक्टर के कंधे पर आकर के टिक जाता है। डॉक्टर कहता है कि सांप का कंधे पर आकर टिकना और मेरा मुड़कर देखना, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं एकदम स्टुमिलेनियस होती हैं, बिल्कुल समान रूप में एक समान समय में घटित होती हैं। कि जैसे ही मैं उस धमकी आवाज के प्रति देखने के लिए मुड़ता हूं, वैसे ही एक सांप रेंगता हुआ मेरे कंधे पर आकर के टिक जाता है। यहां तक कि स्टोरी को अपन ने लगभग 2 वीडियोस में कंप्लीट किया। इससे आगे डॉक्टर के साथ क्या होता है, वह सांप डॉक्टर के साथ क्या करता है, क्या डॉक्टर बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है, इसको जानने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे ही स्नेक एंड द मिरर की नेक्स्ट लाइन पर। तो देखिए, स्नेक एंड द मिरर जो चैप्टर है उसकी नेक्स्ट लाइन ये है, आई डिड नॉट जंप। वो कहता है कि जैसे ही सांप रेंग करके मेरे कंधे पर आया, मैंने मुड़कर देखा और सांप मेरे कंधे पर आकर टिका। ये दोनों की दोनों क्रियाएं एक समान समय में एक साथ घटित हुई। तो आई डिड नॉट जंप, मैं उछला नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब सांप अचानक ही कंधे पर दिखेगा तो आदमी हड़बड़ा जाता है, हाथ पैर फेंकने लग जाता है। तो डॉक्टर कह रहा आई डिड नॉट जंप, मैं बिल्कुल भी उछला नहीं। आई डिड नॉट ट्रम्बल, ट्रम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, कपकपाना। कि आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं बिल्कुल भी लड़खड़ाया नहीं, मैंने कपकपी जैसी कोई भी हरकत नहीं की। आई डिड नॉट क्राई आउट, और तीसरी बात, आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चीखा भी नहीं, मैं चिल्लाया भी नहीं। नहीं तो नेचुरल सी चीज है कि फर्स्ट पहली बार जब सांप पर निगाह पड़ेगी तो मुंह से चीख ही निकलेगी। तो वो डॉक्टर कह रहा है कि ना तो मैं उछला अर्थात कुर्सी छोड़कर भागा, ना ही मैं कपकपाया कि डर के मारे कांपा हूं, और ना ही मैं जोर से चीखा।
देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, कि देयर वॉज नो टाइम, वहां समय ही नहीं था, टू डू करने का, सच थिंग्स इस प्रकार की क्रियाओं को, अर्थात ना तो उछलने का, ना लड़खड़ाने का और ना ही चीखने का, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की क्रिया को करने के लिए समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिटर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, स्लिटर्ड वही सरकती हुई अवस्था में आगे जाना, यहां अपन कह सकते हैं भाई ब्रिगल रेंगते हुए आगे बढ़ना। तो देखिए द स्नेक जो सांप है, स्लिटर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर मेरे कंधे से रेंगता हुआ, मेरे कंधे से सरकता हुआ, कॉइल्ड, कॉइल्ड कुंडली बना लेना, कि कंधे से नीचे सरक करके, कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म उल्टे हाथ की भुजा पर कॉइल्ड कुंडली बना लेता है, अबव द एल्बो कोहनी से ऊपर, कि सांप कंधे से नीचे सरकता है और नीचे सरकने के बाद जो लेफ्ट आर्म होता है उस लेफ्ट आर्म पर कोहनी से ऊपर वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में कॉइल्ड गोल गोल आकृति में लिपट जाता है, कुंडली बना लेता है। द हुड वाज स्प्रेड आउट, हुड, हुड का मतलब होता है फन, हुड मानी फन, के द हुड सांप का जो फन था, वाज स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट का मतलब फैला हुआ होना, विस्तार में होना, कि सांप ने अपना फन पूरी तरह से फैला रखा था। एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और फिर दूसरी बात इट्स हेड उसका सिर, कि सांप का जो सिर था हार्डली बड़ी मुश्किल से ही, सांप का सिर हार्डली बड़ी मुश्किल से ही 3 or 4 inches लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पर था, फ्रॉम माई फेस मेरे चेहरे से, कि ये मेरा चेहरा और सांप लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पर अपने फन को फैलाकर मेरे सामने खड़ा था। तो वहां ना तो चीखने का, ना लड़खड़ाने का, ना ही उछलने का समय बचा। आगे देखिए, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, फिर वो कहता है इट वुड नॉट बी करेक्ट, उचित नहीं होगा, यह उचित नहीं होगा टू से कहना। तो डॉक्टर कहना चाहता है कि यदि मैं इस प्रकार से कहूं तो यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मियरली दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मियरली मात्र, कि केवल इतना मैं कहूं, मात्र इतना सा आपसे कहूं कि मैं अपनी सांसों को रोक करके बैठा था। देखें, आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, आई सेड देयर मैं वहां बैठा था, होल्डिंग थाम करके या रोक करके, और ब्रेथ सांसें, कि मैं अपनी सांसों को थाम करके, सेट देयर वहां पर बैठा था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली, मात्र इतना कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो वो बतलाना चाह रहा है कि शायद आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो कि जब सांप चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर फन फैला करके बैठा हुआ हो तो आपकी कंडीशन क्या होगी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, फिर वो कहता आई वॉज टर्न मैं बदल गया था, स्टोन पत्थर में, अर्थात मैं अब एक जीता जागता मानव नहीं था, मैं पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैसे पत्थर होता है बेजान, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, ऐसे ही मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में भी किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। बट लेकिन माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन माई माइंड मेरा दिमाग वॉज वेरी एक्टिव बहुत ज्यादा सक्रिय था, कि जैसे मेरी सांसें चल रही थी उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड में मेरा दिमाग चल रहा था, मेरा मस्तिष्क बहुत ज्यादा सक्रिय था। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, फिर वो कहता द डोर कमरा जिसमें मैं रहता था, उस कमरे का दरवाजा ओपन्ड इनटू डार्कनेस थोड़ा अंधेरे वाले क्षेत्र में खुलता था, अर्थात कमरे में तो उजाला था लेकिन कमरे के बाहर का जो दृश्य था वह थोड़ा सा अंधकारपूर्ण था, कि मेरे कमरे का दरवाजा अंधेरे वाली स्थिति में खुलता था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इसलिए द रूम जो मेरा कमरा था सराउंडेड बाय डार्कनेस अंधेरे से घिरा हुआ था, अर्थात कमरे के इर्द गिर्द यदि निगाह डाल करके देखी जाए तो सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैंप की रोशनी में, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज,
आई सेट देयर, मैं वहां बैठा था, लाइक अ स्टोन इमेज, एक पत्थर की मूर्ति की भांति, इन द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है हार्ड मास, यहां पर अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जीवित। जब अपन ये कहेंगे कि हार्ड मास, तो अपन जो ह्यूमन बॉडी है हार्ड मास की है, तो अपन जीवित हैं, ठीक है। तो देखिए वो कहना चाह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द लैम्प, कमरे में जो दीपक था उस दीपक की रोशनी में, आई सेट देयर, मैं उसी जगह बैठा रहा, लाइक अ स्टोन इमेज, एक पत्थर की मूर्ति की भांति, इन द फ्लैश, हार्ड मास के शरीर में। कि जान तो थी लेकिन एक्टिविटी नहीं थी, सांस लेने पर पेट भी नहीं फूल रहा था, हल्की सी आवाज भी नहीं आ रही थी सांस लेने की। क्या पता गलती से मेरी सांस लेने की आवाज आए और वो सांप मुझ पर हमला कर दे, क्या मालूम मेरे सांस लेने से मेरा पेट हल्का सा भी ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा भी मूवमेंट हो और सांप हमला कर दे। तो इसलिए मैं वहां पत्थर की मूर्ति के रूप में हार्ड मास के शरीर को लेकर के बैठा रहा। आगे देखते हैं, देखिए, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि आई फेल्ट देन, तब मैंने, फेल्ट महसूस किया, कि तब कब, जब मैं पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था, तब आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ग्रेट प्रेजेंस, ग्रेट प्रेजेंस महान उपस्थिति को, ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार को रचने वाले की, एंड दिस यूनिवर्स, और साथ के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले की। कि देन आई फेल्ट, तब मैंने महसूस किया, द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, कि मैंने इस संसार को और इस संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला जो ऑलमाइटी गॉड है, जो ईश्वर है, उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। गॉड वाज देयर, ईश्वर वहां था। अब समझना, लाइन बहुत शानदार है। वो कह रहा है कि मैं, जब सांप मेरे बिल्कुल सम्मुख था, तो मुझे ईश्वर के अलावा और कोई चीज सूझ नहीं रही थी, मेरे दिमाग में केवल और केवल ईश्वर की ही परिकल्पनाएं थी। एंड गॉड वॉज देयर, और ईश्वर वहां उपस्थित था। सपोज, कल्पना कीजिए, आई सेड समथिंग, मैं कुछ कहता, कल्पना करो, आई सेड समथिंग, मेरे मुंह से कुछ भी निकलता, मैं कुछ कहता, एंड और ही डिड नॉट लाइक इट, वह उसे पसंद नहीं आता। कि कल्पना करो, मैं वहां बैठा बैठा उस स्थिति में कुछ बोलता, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वह बात जो मेरे द्वारा कही जाती उसे अच्छी नहीं लगती। आई ट्राइड इन इमेजिनेशन, तो आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया, इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन, कल्पनाओं में, अर्थात अपने मन के भीतर ही कल्पना करेंगे, आंतरिक रूप में होगी, इनर सोल इंटीग्रेट होगी। कि आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपने मन में ही, अपनी कल्पनाओं में ही कोशिश की, टू राइट, लिखने की, इन ब्राइट लेटर्स, चमकदार अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने हृदय से बाहर, द वर्ड्स, कुछ शब्द, ओ गॉड, अरे भगवान। समझना कि मैंने वहां बैठ कर के ही अपने हृदय की जो भावनाएं थी, मेरे मन के जो विचार थे, उन विचारों को बहुत बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने की कोशिश की। और वो विचार क्या थे? वो केवल दो ही थे, ओ गॉड, कि हे भगवान, तू ही है, अब तू ही पार लगा सकता है, तू ही बचा सकता है, नहीं तो मौत तो आ गई। आगे देखिए, देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, पेन, दर्द, इन माई लेफ्ट आर्म, वहां मेरे उल्टे हाथ में, सम पेन, कुछ दर्द हुआ, कि अब मेरे उल्टे हाथ में कुछ दर्द होने लगा। इट वाज, यह ऐसा था, अब यह क्या, यह पेन, कि वह दर्द कैसा था। इट वाज एज इफ ए थिक लेडन रॉड, कि दर्द ऐसा था जैसे तो थिक लेडन रॉड, किसी एक मजबूत सी मोटी सी लेडन रॉड, लेडन का मतलब होता है शीशा, कांच, लेडन रॉड, कांच की छड़ को, नो, फिर वो कहता नहीं, कांच की छड़ नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मेल्टन फायर, एक ऐसी छड़, मेल्टन फायर, जो आग में पिघलाकर बनाई गई हो, मेल्टन, पिघलाना। पहले तो कहता है कि मेरे हाथ में दर्द हुआ, और वो दर्द ऐसा था जैसे तो किसी कांच की छड़ से,
संभव है कुचला जा रहा हो या कांच की छड़ को चुभोया जा रहा हो। फिर वो करेक्शन करता है और कहता है कि नहीं, कांच की छड़ नहीं, एक ऐसी छड़ जिसको आग में भट्टी में तपाकर पिघलाकर बनाया गया हो। वाज स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बट पावरफुली, लेकिन शक्तिशाली रूप में, क्रशिंग माई आर्म, मेरी भुजा को कुचल रही हो। कि आग में पिघलाकर बनाई गई कोई छड़ बहुत धीरे धीरे लेकिन ताकतवर तरीके से मेरी भुजा को कुचल रही हो। इस प्रकार से मेरे उस लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द होने लग गया। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है सोख लेना वैसे नॉर्मली, और ड्रेन्ड यहां पर है सूख जाना अर्थात खत्म हो जाना। क्या? खत्म हो जाना, कमजोर पड़ जाना। देखिए, द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड, मेरी जो भुजा थी, बिगनिंग प्रारंभ हो गई, टू बी ड्रेन मतलब कमजोर होने के लिए, अर्थात मेरी भुजा जो थी वह धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आई। अब भुजा के कमजोर होने का क्या मतलब है? द पावर ऑफ द आर्म, पावर ऑफ द मसल्स, कि जो मांसपेशियों की ताकत थी, जो हाथ की शक्ति थी, वह धीरे धीरे ड्रेन्ड, सूखने लगी, कमजोर पड़ने लगी। What could I do? लेकिन what could I do? मैं क्या कर सकता था? मैं करता भी तो क्या करता? सांप मात्र 3 या 4 इंची की दूरी पर फन फैला करके मेरा इंतजार कर रहा था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, स्लाइटेस्ट हल्का सा, जरा सा, और मूवमेंट गति, हिलना डुलना। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरा हल्का सा भी हिलना डुलना। द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और सांप का मुझ पर स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हमला कर देना, यहां अपन स्ट्राइक का मतलब लगाएं फन मार देना। कि एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरे से हल्के से हिलने डुलने पर, मैं जरा सा भी हिलता डुलता, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और सांप मुझ पर हमला कर देता। अब सोचो मैं क्या करता। डेथ लर्क 4 इंचेज अवे, डेथ मृत्यु, लर्क, लर्क का मतलब होता है घात लगाकर बैठना। क्या होता है? लर्क, घात लगा करके बैठना, लटकना, लहराना, ठीक है ना। और लाइन के अकॉर्डिंग अर्थ लगा रहे हैं अपन, नहीं तो लर्क होता है घात लगाकर बैठना। कि डेथ लर्क 4 इंचेज अवे, मौत केवल 4 इंच की दूरी पर लटक रही थी। मौत केवल 4 इंच की दूरी पर घात लगा करके अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। सपोज, कल्पना कर लो, इट स्ट्रक, उसने हमला कर दिया। आप तो ये मान लो सांप ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अर्थात मुझे फन मार दिया। What was the medicine? तो कौन सी दवाई थी I had to take, जो मुझे लेनी थी। अब डॉक्टर कहता है कि कल्पना कर लो उसी स्थिति में सांप ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो what was the medicine? कौन सी ऐसी दवाई थी I had to take, जिसे मैं उस समय ले लेता, कि जो मुझे लेनी थी। There was no medicine in the room, कमरे में कोई दवाई थी नहीं, कमरे में कोई दवाई थी नहीं। अब ये एक बड़ी हंसी की बात है ना, डॉक्टर है और डॉक्टर के पास ही मेडिसिन नहीं है। लेकिन रीजन अपन समझ सकते हैं क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी डॉक्टरी का पेशा प्रारंभ किया था और अर्निंग वाज वेरी मार्क, कमाई जो थी वो बहुत कम थी। तो वो खुद कह रहा है कि यदि उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जिसे मैं लेता। क्यों? बिकॉज देयर वाज नो मेडिसिन इन माई रूम, मेरे कमरे में किसी प्रकार की कोई दवा थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। फिर वो कहता आई वॉज, मैं था तो सरी, बट लेकिन पुअर, असहाय, फुलिश मूर्ख, एंड स्टूपिड, और एक नादान बेवकूफ सा डॉक्टर था। कि मैं डॉक्टर तो था लेकिन मैं एक असहाय, नादान, बेवकूफी पूर्ण हरकत करने वाला एक डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, माई डेंजर, अपने खतरे को, एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, और फेबली, फेबली का मतलब था हल्के रूप में, मंद मंद, एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप पर मंद मंद, हल्के हल्के रूप में मुस्कुराने लगा, हंसने लग गया। खुद की बात पर खुद को ही हंसी आ गई कि एक डॉक्टर होकर के भी अगर सांप मुझे काट ले तो मैं खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की, इससे ज़्यादा हंसी की बात क्या होगी। तो जब मेरे मन में ये विचार आया, आई स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप पर मंद मंद हंसने लग गया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे ये सांप डॉक्टर के साथ क्या करता है
डॉक्टर सांप के साथ क्या करता है, डॉक्टर सांप को मारता है या सांप डॉक्टर को मारता है। इस चीज को जानने के लिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। अगली कहानी को अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।